A very good morning to all the students. In the last lecture, we have already discussed about the core part of this chapter, that is sexual reproduction in plant. What do you mean by core part? That post-fertilization event that involve development of embryo sac, and development in monocots and dicots simultaneously. So, we will discuss about something new topics. So let's get started. Our first topic is seed germination. Seed germination. लास्ट लेक्चर तक सीड बन गया था. सीड की आउटर कवरिंग बना ली थी अपन ने, टेस्टा टेगमेन बना ली थी, इंटेग्यूमेन टेस्टा टेगमेन आउटर लेयर बन गई थी जिसको सीड कोट बोलते हैं. देन सेकंड पार्ट वाज एम्ब्रियो और थर्ड पार्ट कोटिलेडन. यही होता है सीड में. अब इसके बाद सीड बनने के बाद क्या होगा? जर्मिनेट होगा. जर्मिनेट होने के बाद ही तो एक नया प्लांटलेट बनेगा. प्लांटलेट की शुरुआत सीड से ही तो होगी. तो वो सीड का जर्मिनेशन कहाँ से स्टार्ट होगा वो पढ़ना है अपन को. तो जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो. ओके, ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन दिस सॉइल. अब ये सॉइल बोला है मैंने, जर्मिनेशन 99% जर्मिनेशन सॉइल में होता है. 1% जो थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है वो मैं आपको आगे डिस्क्राइब करूंगी. तो जर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ? जर्मिनेशन का मतलब हुआ सीड को सॉइल में डाल के फिर उससे रेडिकल और प्लूमुल दोनों का निकलना. ठीक है, रेडिकल निकलेगा तभी तो वो रूट पकड़ेगा, प्लूमुल निकलेगा तो प्लांटलेट बनेगा, फिर पूरा प्लांट बनेगा. तो उसी को मतलब हुआ सीड जर्मिनेशन. ओके, तो सीड जर्मिनेशन की डेफिनेशन मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी. अब मैं लिखूंगी यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन. दो टाइप होते हैं. दो टाइप से सीड जर्मिनेट होता है. पहला टाइप होता है हाइपोजियल टाइप. हाइपोजियल. दूसरा होता है एपीजियल. In this type of germination, the epicotyle part grows first. Okay, and rather than in this type of germination, the hypocotyle part grows first. अब मैंने आपको लास्ट ही लेक्चर में बताया था एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल ये दो पार्ट क्या होते हैं. एपिकोटाइल कहाँ होता है? कोटिलेडन. मैंने पूरी स्ट्रक्चर बनाई थी, टोरपीडो स्ट्रक्चर बनाई थी, याद करो एक बार. ये होस्टोरियो लेयर थी, फिर यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये लेयर बनाई थी मैंने, रेडिकल था, ये कोटिलेडन था. तो मैंने एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल कहाँ बनाया था? एपिकोटाइल प्लूमूल के जस्ट नीचे होता है. जब सीड जर्मिनेशन होता है तो एपिकोटाइल सबसे पहले प्लूमूल को बाहर ढकेलता है. ठीक है, सीड कवर से बाहर धकेलता है. और ऐसे ही हाइपोकोटाइल कहाँ होता है? हाइपोकोटाइल होता है रेडिकल के नीचे. जैसे ही सीड जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है तो रेडिकल पहले निकलता है. वो रेडिकल किसकी वजह से निकलता है? एक हाइपोकोटाइल की वजह से निकलता है. ठीक है, तो ये यहाँ चीज़ स्टार्ट होती है, यहाँ स्टार्ट होता है. अब हाइपोजियल जर्मिनेशन में मैंने बताया कि एपिकोटाइल पहले ग्रो करता है. तो एपिकोटाइल पहले ग्रो करके क्या बनाएगा? प्लूमूल को बाहर निकालेगा. प्लूमूल क्या करेगा? प्लूमूल पहले शूट पार्ट को बाहर निकालेगा, फिर उसके बाद में रेडिकल का मतलब रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा. तो एपिकोटाइल ग्रोज फर्स्ट. ये मैं बहुत बड़ा डिफरेंस बता रही हूँ आपको. ठीक है, तो अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा प्लूमूल grows out of the seed coat firstly. और ये मिलता किस में है? ये मिलता है बेटा पी में, ग्रास में, दोनों में मिलता है ये. पी में, ग्रास में. अब मैंने क्या बताया, किसी चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे हो? एपिकोटाइल पार्ट पहले बढ़ जाएगा, मतलब ये अपना
कोटिलिडीन था, ये मतलब सीड कोट था, ये अपना रेडिकल था, ये था प्लूमूल। अगर मैं बोल रही हूँ कि हाइपोजियल जर्मिनेशन होगा तो सबसे पहले एपीजियल पार्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। बेटा सबसे पहले तो रेडिकल ही निकलती है। मैं बता रही हूँ डेवलपमेंट, निकलना और डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क होता है। चाहे वो हाइपोजियल हो और चाहे वो एपीजियल हो, दोनों ही टाइप के जर्मिनेशन में पहले रेडिकल निकलती है। लेकिन रेडिकल निकलने के बाद, जैसे मैंने रेडिकल निकाल दी, ये इतनी सी रेडिकल निकाल दी, अब ये इतनी सी रेडिकल निकालने के बाद में अगर ये हाइपोजियल तरीके से जर्मिनेट हुआ तो पहले एपिकोटाइल पार्ट जल्दी डेवलप होके प्लूमूल को विकसित करेगा। ठीक है, यहाँ से प्लूमूल निकलेगा और ये प्लांटलिड्स, ये लीव्स वगैरह निकल जाएगी। और वही अगर मैं एपीजियल पार्ट की बात करूं तो एपीजियल जर्मिनेशन की बात करूं तो एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होगा, प्लूमूल को छोड़ के कोटिलिडीन, रेडिकल, इन दोनों को वो ऊपर की तरफ धकेलेगा। एपीजियल पार्ट मतलब हाइपोकोटाइल पार्ट, हाइपोकोटाइल grows first to push out the radical as well as the cotyledon. ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रही हूं? हाइपोकोटाइल फर्स्टली ग्रो करेगा तो वो प्लूमूल को छोड़ के एक तो कोटिलिडीन और एक रेडिकल, इन दोनों को वो पुश करेगा सीड कोट से बाहर निकलने के लिए। वही यहाँ पे हाइपोजियल कंडीशन में एपिकोटाइल पार्ट पहले ग्रो करता है तो वो प्लूमूल को बाहर पुश करता है सीड कोट से। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे मैंने पी और ग्रास बताया, और उसी तरीके से मैं इसका एग्जाम्पल बताऊंगी कॉटन। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो वो ही लिए हैं, लेने को 4-5 एग्जाम्पल इसके भी हैं और 4-5 इसके भी है, लेकिन जो फेमस होता है वही लेने में ज़्यादा समझदारी होती है। अब बेटा एक चीज़ समझ पा रहे हो, एक चीज़ मैं समझाती हूँ आपको बहुत अच्छे से, थोड़ा सा इसमें आपको नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा मैं इधर बता देती हूँ। मैंने जो फर्स्ट पोजीशन बताई है दैट इज़ हाइपोजियल, ये मिट्टी है मतलब सॉइल लेयर है, यहाँ पे प्लांट सीड है, ठीक है, ये सीड है, ये रेडिकल निकल गया और ये प्लूमूल है। मैं बता रही हूँ जो हाइपोजियल कंडीशन है उसकी सिचुएशन बता रही हूँ। उसमें क्या होगा, रेडिकल ये पहले यू बनाएगा, फिर नेक्स्ट यू बन के यू बनेगा, फिर यू बनेगा, फिर जो भी है नेक्स्ट पूरा प्लांट बन जाएगा, फिर यहाँ से रेडिकल की ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब रेडिकल बन तो पहले ही जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ रेडिकल आफ्टर द फुल्ली डेवलपमेंट ऑफ प्लूमूल विल स्टार्ट। ओके, तो प्लूमूल पूरा तरह से डेवलप हो, उसके बाद में ये चीज़ स्टार्ट होगी। अब मैं दूसरी चीज़ जो बता रही हूँ वो मैं इधर बता रही हूँ, इधर मैं बता रही हूँ कि ये सॉइल लेयर है और यहाँ पे कोटिलिडीन वाला सीड है, समझ रहे हो, कोटिलिडीन वाला सीड, एंडोस्पर्म, नॉन एंडोस्पर्मिक वाला, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूमूल है और यहाँ पे रेडिकल है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि ये रेडिकल को पहले निकाल देगा बाहर, रेडिकल को निकाल देगा, फिर उसके बाद में ये खुद भी बाहर आ जाएगा, खुद भी बाहर आ जाएगा। उसके बाद एक प्लांट पूरा बनेगा, उसके ऊपर प्लांट लीड्स ये सब लगेंगे। ये है अपना एपीजियल पार्ट। ये पार्ट आपने देखा है, थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हो किस में देखा है? ये पार्ट आपने इमली में देखा है। कभी इमली का प्लांट देखा आपने? ये प्लांट आपने इमली में पक्के से देखा है। ये जर्मिनेशन इमली जैसे ही ग्रो करती है, पहले छोटे छोटे से बर्ड्स बनाती है ग्रीन कलर के, उसके बाद वहाँ से पूरी शूट का बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, ये होता है। अब मोनोकोट्स में कौन सा होता है और डाइकोट्स में कौन सा होता है? डाइकोट्स में होता है अपना एपीजियल तरीके का और मोनोकोट्स में होता है हाइपोजियल तरीके का। क्यों? क्योंकि जो मैंने स्ट्रक्चर बताई है एपीजियल की, वो ही तो डाइकोटिलिडन वाला बनाया है मैंने, बीज सीड वही बनाया है ना। समझ में आई बात? चलो,
दोनों तरीके में सिर्फ एक ही डिफरेंस बताना होता है मुझे। अब ये है कि मैम मेरे को हाइपोजियल एपीजियल दोनों याद तो हो गए, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के लिए कोई ट्रिक बता दो जिससे मैं झट से इन फ्यू सेकंड्स अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। तो जो हाइपोजियल है उसको लिंक कर देना एपिकोटाइल से, एंड जो एपीजियल है उसको लिंक कर देना आप हाइपोकोटाइल से। तो आप झट से अपने क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। हाइपोजियल हाइपोकोटाइल से कनेक्टेड होता है, लेकिन जर्मिनेशन में इसका उल्टा वाला लिख देना। हाइपोजियल एपिकोटाइल से रिलेटेड, एपीजियल हाइपोकोटाइल से रिलेटेड का मतलब जिसका मैं नाम ले रही हूं वो पहले ग्रो करेगा। हाइपोकोटाइल में एपिकोटाइल ग्रो करेगा और इसमें हाइपोकोटाइल ग्रो करेगा। समझ में आई बात? ठीक है। अब नेक्स्ट अपना स्टार्ट है एक दूसरा जो जर्मिनेशन से रिगार्डिंग ही एक अलग टर्म है, जर्मिनेशन का ही एक टर्म है जिसको मैं लेने जा रही हूं, दैट इज विविपेरी। विविपेरी क्या होती है? विविपेरी विविपेरी इज द प्रोसेस इन विच सीड विल जर्मिनेट इन द पेरेंट प्लांट और फ्रूट। क्या बोला मैंने? मतलब सीड का जर्मिनेशन अपन वैसे सॉइल में करवाते हैं, 99% तो सीड का जर्मिनेशन सॉइल में ही होता है, लेकिन 1% जो एक्सेप्शन है वो विविपेरी है। क्या होता है इसमें? सीड का जर्मिनेशन जो होता है वो प्लांट में ही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? पहले उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि ये होता किस में है। ये होता है अपने मैंग्रोव वेजिटेशन में। मैंग्रोव वेजिटेशन कहाँ मिलती है वेजिटेशन? ये सुंदरबन, वेस्ट बंगाल ये साइड में मिलती है मैंग्रोव वेजिटेशन। क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? ये बेटा एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि ये मार्शी एरिया में मिलता है। मार्शी एरिया क्या होता है? जहाँ बहुत दलदली एरिया होता है, जहाँ पे सॉल्टी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। अब इसके दो एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जाम्पल है राइजोफोरा एंड दूसरा एग्जाम्पल है सोनरेशिया। दीज आर मैंग्रोव वेजिटेशन। ठीक है, मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं। अब होता क्या है? राइजोफोरा जो प्लांट है उसके अंदर जब फ्रूट बन जाता है तो अपन जैसे नॉर्मली जो अपन एप्पल या फिर कोई भी फ्रूट खाते हैं तो अंदर की साइड में छोटे छोटे बीज होते हैं उसके अंदर, जो अपन लास्ट में चाकू से काट के फिर पूरा फ्रूट खा जाते हैं। इनमें क्या होता है कि जो राइजोफोरा का जो फ्रूट बन गया उस फ्रूट के अंदर ही सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर राइजोफोरा का फ्रूट ये है, ठीक है, तो फ्रूट वैसे बीच में होना चाहिए। जैसे अपन नॉर्मल जो भी फ्रूट्स खाते हैं बीच में बीज इसी क्रम में लगे हुए होते हैं। इसमें क्या होता है, जो सीड होता है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है। जर्मिनेट करके ये रेडिकल बना लेता है। इधर ये रेडिकल बना के रूटलेट होते हैं ना, जो रूट का फॉर्मेशन करती है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है इसके अंदर। क्यों हो जाता है? कारण बता सकता है कोई कारण? मैं बताती हूँ कारण। अगर कोई भी प्लांट या फिर कोई भी प्लांट का लास्ट फीचर होता है दैट इज सीड। सीड ही वो फर्स्ट सेल होती है जो अंदर द ग्राउंड जर्मिनेट होके एक पूरा पेड़ खड़ा कर देगी। ठीक है, सब प्लांट अपने सर्वाइवल के लिए यही चीज करते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, नीचे क्या था? मार्शी एरिया, सोल्टी कंटेंट ज़्यादा। अगर सोल्टी कंटेंट ज़्यादा हुआ तो बीज नीचे गिरेगा। बीज नीचे गिरा, उसको कुछ नहीं प्रोवाइड हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें ना एंडोस्मोसिस हो पाएगा ना उसमें एक्सोस्मोसिस हो पाएगा। एंडोस्मोसिस का तो कोई भी क्वेश्चन ही खड़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि साल्ट कंटेंट ज़्यादा है और अंदर नहीं है तो वो नहीं होगा। लेकिन एक्सोस्मोसिस से भले ही उसका साइटोप्लाज्म भले ही बाहर निकल जाए तो वैसे भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ रहे हो? सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है, इस वजह से वो वेस्ट ऑफ सीड हो जाएगा।
मतलब वेस्ट बनाया भी, सीड बनाया भी, लेकिन वो नीचे गिरा, जर्मिनेट नहीं हुआ, क्योंकि सोल्टी है तो उसको जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पा रही है। अब कुछ तो अडेप्टेशन लाना पड़ेगा ना, तो ये एक तरीके से इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है, प्लांट्स के द्वारा, खुद के द्वारा बनाया गया इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है कि वो यहीं पे अपना बीज जो होता है, सीड जो होता है, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है। एक बार अगर रेडिकल ग्रो हो गई यहाँ पे, तो फिर नीचे प्लांट नीचे जैसे ही बीज गिरेगा, जैसे ही सीड गिरेगा, तो जर्मिनेशन गिरने के साथ स्टार्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसको कोई लेयर फॉर्मेशन या फिर कोई पहले लेयर तोड़ना या फिर एक्टिविटीज़ करना, वो कोई की ज़रूरत नहीं है। सीधा राइजोफोरा नीचे जाएगा, रूट जमाने का काम करेगा। जैसे ही एक बार जड़ पकड़ ली, तो फिर शूट का ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये इसलिए ज़रूरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और बेटा ये जो विविपेरी है ना, विविपेरी, ओविपेरी, ये दोनों ही एनिमल किंगडम की टर्मिनोलॉजी है। प्लांट किंगडम में इनको नहीं यूज़ किया जाता है, लेकिन इस स्पेसिफिक फीचर में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पे इन सीटू जर्मिनेशन हो रहा है। समझ रहे हो? इन सीटू मतलब जहाँ बन रहा है वहीं जर्मिनेट हो रहा है। और जो प्लांट्स में 90% क्लासिफाइड प्लांट्स होते हैं, उनमें एक्स सीटू होता है। एक्स सीटू क्यों बोल रही हूँ मैं? क्यों बोल रही हूँ मैं एक्स सीटू? क्योंकि जहाँ फ्रूट में, प्लांट में सीड बन रहा है, कहीं डिस्पर्स होके दूसरी जगह जाके बनाएगा, वो उस प्लांट के ऊपर नहीं जर्मिनेट हो रहा है वो। तो दीज आर द टाइप ऑफ एक्स सीटू, बट दिस इज द सिंगल वन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू जर्मिनेशन। लिख देती हूँ नीचे, इन सीटू जर्मिनेशन। आई समझ में बात? अब एक बार थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको राइट डाउन कर लो, क्योंकि पता ही है आप लोगों को, थोड़ा सा राइट डाउन कर लोगे तो माइंड मैपिंग हो जाएगी। अच्छा ये चीज़ होता है। एक तो ये 2 एग्जाम्पल पता होना चाहिए, एक ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इन सीटू जर्मिनेशन होता है, सेकंड ये चीज़ पता होना चाहिए कि यह कहाँ होता है। ये मैंग्रोव वेजिटेशन में होता है, जो कि अपने वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस में मिलती है। समझ में आई बात? चलो अब मैं इसको मिटा दे रही हूँ। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो अपना इसी से रिलेटेड है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ फूड जर्मिनेशन। ठीक है, मैं लिख देती हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन को कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं? पहला बता देती हूँ, पहले पूरे सारे लिख देती हूँ, फिर उनको 1 by 1 डिस्क्राइब कर देती हूँ। ठीक है, तो पहला है अपना ऑक्सीजन, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है लाइट, चौथा है फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, एंड पांचवा है मॉइस्चर। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं पांचों को धीरे धीरे 1 by 1 डिस्क्राइब करना। मैं अपन पहले 5वें पॉइंट से बढ़ूंगी, दैट इज मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है? मॉइस्चर कंटेंट। अगर अपन ने फिर सीड जर्मिनेट करवाया, सॉइल के अंदर सीड है, ठीक है, इतनी आउटर लेयर इतनी थिक होती है कि वो जर्मिनेशन में बिल्कुल भी फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, दैट इज टेस्टा एंड टेगमेंट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्क्राइब किया था टेस्टा एंड टेगमेंट। तो जो सीड कवरिंग है, अगर सीड के अंदर नॉर्मल कंडीशंस में जो बीज अपन देखते हैं शॉप्स पे या जो भी होता है, तो वो जो नॉर्मल कंडीशन में जो बीज होता है, सीड होता है, उनमें मॉइस्चर कंटेंट होता है 10 से 15%। 10 से 15% में सीड के अंदर की जो एक्टिविटी प्रोसेसेस है वो सारी ब्लॉक्ड होती है, क्योंकि सीड को अंदर की प्रोसेस, अंदर की एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट 75 से 90% मॉइस्चर कंटेंट चाहिए। क्या होएगा अगर इतना भी अपन प्रोवाइड करवा देंगे तो क्या होएगा?
पहली प्रोसेस, पहला ये होगा जो सीड के बाहर सीड कोटिंग है टेस्टा और टेगमेन की, वो धीरे धीरे डिटैच होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पानी सोख करके फूलना स्टार्ट कर देगा। फूलेगा जैसे ही तो सीड को डिटैच करना स्टार्ट हुई, तो डिटैच होने से पहले क्या करेगी, उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। परमिएबिलिटी बढ़ते के साथ में ऑक्सीजन और CO2 दोनों का एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे रेस्पिरेशन बढ़ने स्टार्ट हो जाएगा। रेस्पिरेशन जैसे ही इंक्रीज होगा, जैसे ही रेस्पिरेशन इंक्रीज हुआ, अंदर की एक्टिविटीज सारी इंड्यूस हो जाएगी। अंदर क्या होगा, एंजाइम जो एंडोस्पर्म है इन द फॉर्म ऑफ कोटिलेडीन, जो सारा फूड मटेरियल स्टोर करके बैठा है, वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी से क्या करेगा, जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको स्टोरेज फूड देना डबल स्टार्ट कर देगा। जैसे ही डबल स्टार्ट करेगा तो एम्ब्रियो क्या करता है, ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस, अगर इसको एंजाइमेटिक एक्टिविटी से अगर इसको ज़्यादा फ्रूट एंड न्यूट्रिशन मिल गया तो ये यहाँ तो प्लूमूल बनाना स्टार्ट कर देगा और यहाँ रेडिकल बनाना स्टार्ट कर देगा। हुआ जर्मिनेट, हुआ कि नहीं जर्मिनेट? तो मॉइस्चर कंटेंट ऐसे अफेक्ट करता है, ठीक है। अब दूसरे में अपन आते हैं फूड और न्यूट्रिशन। ये मैंने अभी अभी डिस्क्राइब किया, फूड और न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है एम्ब्रियो को, कहाँ से मिल रहा है, कोटिलेडीन से मिल रहा है। जो कोटिलेडीन एंजाइमेटिक प्रोसेस से सारा फूड प्रोसेस को डिसोल्व करना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा कि जैसे ही एंजाइमेटिक रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट होगी, तो जो हार्ड पार्ट में बना हुआ कोटिलेडीन के अंदर सारा फूड मटेरियल है वो डिसोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। डिसोल्व होके वो एम्ब्रियोनल एक्सिस तक पहुंचेगा और इसकी एक्टिविटीज़ को इंड्यूस करके डबल कर देगा। ये टॉपिक ये भी क्लियर हो गया। अब तीसरा आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन प्लांट्स के लिए थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशंस अलग हो जाती है। अपन ने गार्डनर्स को देखा है, गार्डनर्स जब गार्डन में बीज लगाता है तो वो जेसीबी थोड़ी लेके आता है कि भाई बहुत बड़ा गड्ढा खोदना है फिर अंदर जाके एकदम बीज लगाना है, नहीं। हाँ, अंदर उसको ग्राउंड वाटर से पानी तो मिल जाएगा, लेकिन एकदम अंदर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जो सीड होता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 सेंटीमीटर की डीप में ही लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ तक ही केवल ऑक्सीजन बराबर लेवल तक होता है। उसके बाद जैसे जैसे नीचे जाते हैं CO2 का परसेंटेज हाई होने लगता है, ऑक्सीजन का लो होने लग जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द माइक्रोबियल एक्टिविटीज़। पता है नीचे माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हो रही है तो उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो वो सारा ऑक्सीजन कंजप्शन वो ही कर लेते हैं। तो वो ऑक्सीजन कंजप्शन करेंगे तो वो ऑब्वियसली CO2 कंसंट्रेशन को हाई करेंगे। तो 5 से 7 सेंटीमीटर की जो हाइट होती है सॉइल के नीचे, वहीं तक ऑक्सीजन प्रोवाइड वहीं तक नेचुरल तरीके से ऑक्सीजन मिल सकता है एक सीड को फॉर जर्मिनेशन। ये हो गया क्लियर। अब टेम्परेचर का एक बेटा बहुत बड़ा रोल होता है। टेम्परेचर का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है किसी भी सीड के जर्मिनेशन के लिए, इनिशिएशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। अगर इससे कम मतलब 0 to 5 डिग्री सेल्सियस और इससे ज़्यादा मतलब मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस अगर अपन जर्मिनेशन के टाइम पे सीड को दें तो बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं करेगा। वो एक जर्मिनेशन के लिए आइडियली तरीके से उसको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए ही चाहिए। अब अपना लास्ट बचता है लाइट। वैसे जर्मिनेशन प्रोसेस में लाइट का बड़ा रोल नहीं होता है, क्योंकि जर्मिनेशन कहाँ हो रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है अंडर द ग्राउंड लाइट नहीं पहुँचती है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो जैसे टोबैको में क्या होता है, डार्क में जर्मिनेशन स्टार्ट ही नहीं होता है, उसको लाइट ही चाहिए जर्मिनेट होने के लिए। फॉर द इनिशिएशन ऑफ जर्मिनेशन लाइट इज एसेंशियल फॉर द टोबैको, ठीक है। टोबैको प्लांट में डार्क में होता नहीं है, लाइट में स्टार्ट होता है। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो एक्सेप्शंस को पढ़ना जरूरी है। तो लाइट वाले में अपना टोबैको वाला पॉइंट याद रखना जरूरी है, ठीक है। ये अपन आगे एक
फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें भी लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, उसमें भी टोबैको प्लांट एक एक्सेप्शनली अलग तरीके से हर चीज़ शो करता है। वो अपन लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट वाले फोटो पीरियोडिज्म में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे उसको, ठीक है। अब लाइट ये होता है कि एक बार प्लूमोल और रेडिकल दोनों बन गए तो रेडिकल तो रहा अंडर द ग्राउंड, लेकिन प्लूमोल बनने के बाद जो फर्स्ट बड बनी है उस बड में फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? लाइट की। लाइट रहेगी तभी तो क्लोरोफिल सिंथेसिस होगा, क्लोरोफिल होगा तभी तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू एटीपीज बनेगी। दीज आर द एनर्जी करेंसीज फॉर प्लांट। तो इस वजह से अपने सबसे ज्यादा जरूरत आफ्टर द जर्मिनेशन के लिए होता है, लाइट की ज़रूरत होती है। लेकिन टोबैको में जर्मिनेशन की शुरुआत करने के लिए ही लाइट की ज़रूरत होती है। पांचों पॉइंट क्लियर हो गए, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, लाइट, फूड न्यूट्रिशन एंड फिफ्थ वन इज मॉइस्चर कंटेंट। हो गए? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन, दैट इज सीड डोरमेंसी। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, क्योंकि इसके आगे के चैप्टर्स में मैंने आपको सब कुछ बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया था। तो ये चीज़ तो अब हलवा लगेगी। अगर आपने पहले के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, पहले के लेक्चर्स नहीं लिए हैं, तो आपको पक्के से थोड़ी थोड़ी दिक्कत आएगी, बट कोई नहीं, एक बार रिप्ले करके देखना, पहले के लेक्चर्स समझ में आ जाएगी चीज़ें। अब मैं लेती हूँ सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ प्लांट, या फिर बोल सकते हैं द इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन ऑफ प्लांट विच कैन प्रिवेंट ए सीड टू गेट जर्मिनेट इन दी अनफेवरेबल कंडीशंस। क्या बोला मैंने? मतलब प्लांट की एक ऐसी एबिलिटी जो उसको अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिली तो वो जर्मिनेशन के लिए अपने सीड को रोक लेता है, प्रिवेंट कर लेता है। ये होती है सीड डोरमेंसी। अब ये सीड डोरमेंसी किस किस वजह से होता है? रीजन बताओ उसका। एक तो हो जाएगा इम्परमिएबिलिटी ऑफ सीड कोट, परमिएबल, हाँ, इम्परमिएबिलिटी ऑफ सीड कोट। फिर दूसरा हो जाएगा ऑल्टरनेटिव टेम्परेचर, एंड तीसरा हो जाएगा जर्मिनेटिंग इनहिबिटर्स। ये 3 पॉइंट लिखा है मैंने, आप भी अपने कॉपी में साथ साथ लिखते चले। मैंने पहला बताया है इम्परमिएबिलिटी ऑफ सीड कोट। पिछले वाली टॉपिक में मैंने बताया था कि सबसे पहले जब सीड सॉइल में जर्मिनेट होना स्टार्ट करेगा तो पहली प्रोसेस क्या होती है? पहली प्रोसेस होती है कि वो सॉइल मॉइस्चर लेता है, सॉइल मॉइस्चर से पानी को सोक करता है और अपने अंदर इतनी अवेलेबिलिटी कर लेता है कि वो पानी का कंटेंट 75% से 90% तक हो जाए, ठीक है। और अगर वो चीज़ सीड कोट ही इम्परमिएबल हो जाएगा, जैसे कि लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है, लेग्यूमिनेसी जो फैमिली होती है उसमें सीड के बाहर क्या बनता है? लिग्निन लेयर बन जाती है। अब ये लिग्निन लेयर बेटा वाटर प्रूफ होती है, मतलब कितना भी उसके ऊपर पानी डाल दो कोई मतलब नहीं है, वाटर प्रूफ होती है वो। तो अगर वो वाटर प्रूफ लिग्निन लेयर वो हमेशा के लिए वो रहेगी उस पर, तो फिर सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट कैसे होगा? तो सीड डोरमेंसी का सबसे बड़ा फैक्टर तो सीड कोट की इम्परमिएबिलिटी होती है। वो लेग्यूमिनेसी का स्पेसिफिक कैरेक्टर है, लिग्निन स्पेसिफिक कैरेक्टर में अगर आपको मेंशन कर रही हूँ, इट मीन्स आपको भी अपनी कॉपी में राइट डाउन करना ही है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है अल्टरनेटिव टेम्परेचर। बेसिकली अपन ने बोल दिया कि इतना टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है, लेकिन ऑप्टिमम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें थोड़ी फॉलो होती है, नहीं होती है ना। कभी कभी प्लांट को सीड को जर्मिनेट होने के लिए एक सर्टेन पीरियड के लिए क्या बोलते हैं, टेम्परेचर थोड़ा चाहिए,
फिर थोड़ा सा प्लांटलेट निकलना स्टार्ट हो जाता है तो उसको सडनली थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। अब टेम्परेचर क्यों चाहिए होता है? टेम्परेचर चाहिए होता है, जो डोरमेंट एम्ब्रियो है, डोरमेंट एम्ब्रियो, उसको इंड्यूस करने के लिए। समझ रहे हो? जो अपना सीड के अंदर एम्ब्रियो है वो डोरमेंट फेज में है, मतलब वो चुपचाप बैठा है, उसकी कोई हरकत नहीं है। उसमें हरकत दिलवाने के लिए ये चीज़ की जाती है, ऑल्टरनेटिव टेम्परेचर वाली। टेम्परेचर क्या जाता है, लो टेम्परेचर, ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर कंटेंट दोनों देख के उसमें जर्मिनेशन शुरुआत की जाती है। लेकिन ये डोरमेंट एम्ब्रियो की वजह से भी यहाँ पे सीड डोरमेंसी दिखाई देती है कई बार। और तीसरा है जर्मिनेटिंग इनहिबिटर्स। जर्मिनेटिंग इनहिबिटर्स ये क्या होते हैं? ये बेटा बाहर से ना, जैसे जीरोफाइटिक प्लांट है, ठीक है, जीरोफाइटिक प्लांट है। ये जीरोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं ना, इनके सीड्स पर जानबूझ के छिड़काव किया जाता है। किसका किया जाता है? फेरुलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। ये लोग क्या करते हैं, ये दोनों एसिड्स जो होते हैं ना, ये एसिड कोई एसिड की तरह एसिड नहीं होते हैं, ये हार्मोन्स होते हैं। लेकिन प्लांट्स की टर्मिनोलॉजी में हार्मोन्स को कई बार एसिड्स भी बोल दिया जाता है, क्योंकि इन बाय नेचर ये एसिडिक होते हैं। तो इनके ऊपर फेरुलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, इनका छिड़काव कर दिया जाता है। अगर अपन को सीड को जर्मिनेट करवाना है तो उस छिड़काव को अपन को पानी से वॉश करना पड़ता है, हाथ से रगड़ रगड़ के। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग, LEACHING, लीचिंग। क्या होती है लीचिंग प्रोसेस? जीरोफाइटिक प्लांट पे सीड जर्मिनेशन के लिए छिड़का गया फेरुलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड को हटाने के लिए हाथ से पानी से रब करके जिस प्रोसेस से हटाया जाता है, दैट प्रोसेस कॉल्ड बाय लीचिंग। समझ में आ गया चारों पॉइंट्स? चलो अब तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं कि अब इनको ब्रेक किया जाएगा, मतलब इसको तोड़ा कैसे जाएगा। सीड डोरमेंसी को तोड़ने का क्या उपाय होगा? अब ये तो समझ में आ गया कि इसकी वजह से डोरमेंट है, इसकी वजह से डोरमेंट है, इसकी वजह से डोरमेंट है। लेकिन डोरमेंट को फिर अपन एक्टिव फेज में भी तो लाना पड़ेगा। एक्टिव फेज में लाने के लिए पहले उसको ब्रेक करना पड़ेगा।